और इस वीडियो में आपको चैप्टर 7 के कुछ और क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मैं कविता के बारे में कि यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 बनता है आज़ादी, एक हमारी कविता बनती है और ये लिखी है हमारे यहाँ पर बाल चंद्र चल्लुकार्ड ने लिखी है। तो यहाँ पर देखा जाए हमें पहले क्या करना है, हमें जो है कविता है इसको पढ़ना है, समझना है, क्योंकि हो सकता है कई बार होता है कि आपके एग्ज़ाम में इस कविता का कोई अंश आ जाए, मतलब इस कविता का कोई हिस्सा आ जाए और आपसे कहा जाए कि इसका जो प्रसंग सहित व्याख्या करे। अगर आपका ऐसा सवाल अगर आता है प्रसंग सहित व्याख्या करे तो लगभग वो आपका आता है 5 नंबर के आसपास में। इसलिए पहले हमें क्या करना है कि कविता है, कविता को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद हम क्वेश्चन से करेंगे। तो चलिए पहले हम कविता है, कविता को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे क्या कविता बनती है। तो यहाँ देखा जाए हमारा कहते हैं कि कविता का नाम क्या बनता है, आज़ादी कविता बनता है, आज़ादी नाम बनता है हमारी कविता का। अब यहाँ पे हमें कहते हैं दे रखा, यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर कहते हैं एक वार्तालाप है, बातचीत है, किसके बीच में, एक यहाँ पे उस्ताद है और यहाँ पे शागिर्द है। दोनों काम क्या है यहाँ पे हमारा पे दर्जी, यानी दोनों दर्जी है, लेकिन एक कहते हैं कि गुरु है और एक क्या है चेला है, तरीके से जो सीखता है। और इन दोनों बीच में क्या होती है, बातचीत होती है। एक बार जो है यहाँ पर जो है शागिर्द अपने उस्ताद से पूछता है कि आज़ादी क्या होती है, लेकिन कई तरह से एग्जाम्पल लेकर वो पूछता है कि आज़ादी होती क्या है। तो उससे पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर है क्या। उस्ताद जी, आज़ादी क्या होती है, पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। क्या वह चारागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा, यह सूरज में घोंसला बनाने को उड़ी जाती चिड़िया, ये उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, यह अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना है वह लैंपपोस्ट निश्चित नींद। तो इस कविता में हमें इसका करना है क्या, प्रसंग करना है और हमें दूसरा क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो प्रसंग में हम कहते क्या लिखते हैं, प्रसंग में हम लिखते हैं जैसे यह कवितांश मलयालम के प्रतिनिधित कवि बालचंद्रन चुल्लीकार्ड की कविता आज़ादी से लिया गया है और इसमें जो है आज़ादी के बारे में कुछ सवाल जवाब इसमें किए गए हैं। तो इतना हमें लिखना है, प्रसंग लिखना है। बाकी हमें करना है क्या है, इसकी हमें करनी है व्याख्या करनी है, जो कि हमें अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करनी है। जैसे हम कह सकते हैं, दर्जी से उसके शिष्य ने पूछा कि आज़ादी किसे कहते हैं। उसने अपने गुरु के सामने जिज्ञासा रही कि अगर चारागाह यानी पशुओं के चरने की जगह पर एक बछड़ा उछल कूद कर रहा है तो क्या उसे आज़ादी कहेंगे। सूरज में घोंसला बनाने के लिए कोई चिड़िया उड़ान भरती है, क्योंकि चिड़िया ना हो सकने वाला काम कर रही है। शागिर्द ने अपने गुरु से यह भी सवाल किया कि कहीं उत्तर दिशा में कोई सीटी बजाती रेलगाड़ी आ रही है तो इसका नाम आज़ादी तो नहीं। शागिर्द ने फिर सवाल करता है, क्या अंधेरे में भटकने वाले आदमी को बिजली का खंभा मिल जाए तो उसे आज़ादी कहेंगे। ठीक उसी तरह शागिर्द अपने गुरु से पूछता है कि क्या किसी मुसाफिर का अंधेरे में बिजली के खंभे के नीचे रुक जाना आज़ादी कहलाएगा। आज़ादी के बारे में अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए शिष्य पूछता है, क्या बेफिक्र होकर सो जाने का दूसरा नाम आज़ादी है। चलिए कवितांश का दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा कवितांश बनता है इसमें आपसे कहा जाता है, दर्जी ने जवाब दिया, आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना, प्यासे को पानी, ठंड से छूटते को ऊनी कपड़ा और थके मांदे को बिस्तर। आज़ादी कवि के लिए शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल है, डरे हुए के लिए पनाह। आज़ादी यानी अज्ञानी को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान और बलिदानी को जीवन। तो यहाँ देखा जाए हमने जो इस कविता को हमने पढ़ लिया, यहाँ पर इस कवितांश का हमने थोड़ा सा अंश पढ़ा है। अब इसका प्रसंग क्या रहेगा वो कुछ हमारे पहले से रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ये प्रसंग में हमेशा जो है दो चीज़ों को मेन यहाँ पे लिखा जाता है, एक कविता का नाम और दूसरा लिखा जाता है कवि का नाम। इन दो बातों को जो है प्रसंग में जरूर लिखा जाता है। तो चलिए मैं आपको प्रसंग दोबारा बताऊंगा नहीं, आपको मैं सीधा व्याख्या आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसमें व्याख्या में क्या कहा जाता है। दर्जी ने शागिर्द के आज़ादी के सवाल का जवाब दिया। उसने बताया कि आज़ादी का मतलब भूखे खाना, कि अगर कोई भूखा है, अगर भूखे को कुछ खाना मिल जाए तो वह आज़ादी। अगर किसी प्यासे को अगर जो है पानी मिल जाए तो वह आज़ादी। ठंड से छुटते को अगर कोई ऊनी कपड़ा मिल जाता है जो उसे ठंड से बचा लेता है तो वह उसके लिए आज़ादी। थके मांदे को अगर आराम करने के लिए बिस्तर मिल जाए तो वह है उसके लिए आज़ादी। आज़ादी कवि के लिए शब्द होते हैं कि बिना जो शब्दों के जो कवि कविता कुछ नहीं लिख सकता। बिना शिकारी के लिए तीर होते हैं, क्योंकि यहाँ देखा जाए बिना तीर के, बिना हथियारों के शिकारी जो शिकार नहीं कर सकता। तन्हाई के मारे के लिए महफिल है और डरे हुए के लिए पनाह है, कि जो डरा रहता है अगर उसे कोई सुरक्षित जगह मिल जाए तो वह उसके लिए आज़ादी। आज़ादी अज्ञानी को ज्ञान है, ज्ञानी को कर्म है और कर्मठ को बलिदान है और
बलिदानी को जीवन कहते हैं आज़ादी। तो चलिए आगे हम जो है इस कविता का एक आखिरी जो यहाँ पे हमारा काव्यांश बचता है तो थोड़ा उसको पढ़ लेते समझ लेते, फिर उसके क्वेश्चन से करेंगे जो आपके लिए मेन जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कविता में बताया जाता है, पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा। सुई की चमकती नोक पर टिकी है आज़ादी। आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है। वह रोटी है जिसे मेहनती ही खा सकता है। वह कपड़ा है जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यह कहकर दर्जी फिर से कपड़े सिलने लगा और शार्गिद की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। तो इसका भी हमें करना है क्या है, प्रश्न में व्याख्या करनी है। तो प्रश्न में वो पहले जैसे लिखना है और व्याख्या थोड़ी से बदल जाती है। उस्ताद दर्जी ने कपड़े सीने का उल्लेख किया और अपनी बात को कर्म से जोड़ दिया। उसने उसे बताया कि कर्मशील आदमी ही सपने दे सकता है। कवि ने कहा है कि सुई की चमकदार नोक पर आज़ादी टिकी हुई है। दूसरे शब्दों में आज़ादी तभी है जब आप कर्म करते हैं। उस्ताद दर्जी अपने शिष्य को यह भी समझाता है कि जो लोग कर्म नहीं करते उसे आज़ादी भोगने का भी हक नहीं है। वह कहता है कि कड़ी मेहनत करके किसान अपने खेत में खेती लहरा देता है। यह फसल किसान ही बोता है और इसे काटने का हक भी उसी का है। इस तरह रोटी खाने का हक भी उसी का है क्योंकि उसने इसके लिए मेहनत की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेहनत कोई और करे और खाए कोई और। उस्ताद का उचित यह उत्तर मिलने पर शागिर्द की सारी परेशानियां, उलझनें और समस्या दूर हो जाती है और उस में धागे पुराने लग जाता है। क्योंकि उसे उस्ताद की ओर से कर्म में लगे रहने की शिक्षा मिल गई है। वह समझ गया है कि आज़ादी को जिंदा रखने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखा जाए इस प्रकार से हम अपना व्याख्या कर सकते हैं। और हमें अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम जो है मेन जो जरूरी जो हमारे प्रश्नोत्तर बनते हैं, इसके जो सवाल बनते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हम उनको करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल हमसे कहा जाता है कि क्या आज़ादी का संबंध कर्म से है। तो बहुत आसान सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है और बहुत ही इसका आसान सा इसका आंसर बनता है हमारे यहाँ पर। आज़ादी का संबंध निश्चित रूप से कर्म से है। जो कर्म करता है वही आज़ाद रह सकता है। ज्ञान, कर्म और बलिदान के समन्वय से जीवन स्वस्थ और सुंदर बनाया जा सकता है। अतः पहले विषय का ज्ञान प्राप्त करो, फिर कर्म करो, यानी ज्ञान को कर्म में बदल दो। इससे तुम अपने कर्मशील हो जाओगे और आज़ादी को प्राप्त कर लोगे। तो आसान है और बहुत जरूरी सवाल बनता है हमारे यहाँ पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न दो में आपसे कहा जाता है, आपकी दृष्टि में आज़ादी का सही अधिकारी कौन है और क्यों। तो यहाँ आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे आपकी दृष्टि में आपके अनुसार जो है आज़ादी का सही अधिकारी कौन है, किसे आज़ादी मिलनी चाहिए और क्यों मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके सवाल आते हैं वो डायरेक्ट सेम नहीं आते हैं। क्या होते हैं क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। मतलब क्या क्वेश्चन जो है उनका पूछने का तरीका बदल जाता है और कई बार आंसर वही रहता है। इससे ज़रूरी है आपको सवाल को समझने की सवाल है क्या। तो यहाँ देखा जाए सिंपल से आपको बताना है, हमारी नज़र में आज़ादी का सच्चा अधिकारी वह व्यक्ति है जो श्रम करता है। श्रम करने वाले व्यक्ति ही आज़ादी का उपभोग कर सकता है। किसान अगर खेत में काम करता है, फसल बोता है, उसकी सिंचाई करता है, काटता है, तो उसे ही वह फसल खानी चाहिए। ऐसा नहीं होगी कि दबंग आकर उससे वह फसल छीन ले। अतः काम करने वाला व्यक्ति ही आज़ादी का सच्चा अधिकारी होता है। कि जो व्यक्ति कर्म करता है, मेहनत करता है, वही व्यक्ति आज़ादी का हमारा सच्चा अधिकारी बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में से कहा जाता है, शार्गिद ने सुई में धागा पिरोने का निर्णय क्यों लिया। क्योंकि यहाँ देखा है लास्ट में क्या होता है कि शार्गिद होता है सुई में धागा पिरो के फिर से काम में ले जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है। शार्गिद कपड़े में सी रहा था, काम करते करते थक गया तो थोड़ी देर सुस्ताने लगा। इस बीच उसके मन में उस्ताद जी से आज़ादी का मतलब पूछा। उस्ताद जी ने बताया कि निरंतर काम करना ही आज़ादी है। कर्म को ही आज़ादी का अर्थ समझकर शार्गिद ने कपड़े सीने का काम फिर करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा बनता है कि यहाँ पर जो है उसने समझ लिया कि आज़ादी का मतलब देखा जाए काम से मुक्ति नहीं है, बल्कि काम करने को लेके आज़ादी है। कि काम करना, मेहनत करना ही हमारे लिए आज़ादी है। काम छोड़ देना वो आज़ादी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है, शागिर्द ने दर्जी से क्या पूछा। तो बहुत आसान सवाल है और 1 नंबर 2 नंबर में आपका सवाल आ सकता है। शागिर्द ने दर्जी से अपने जिज्ञासा शांत करते हुए पूछा कि आज़ादी के क्या मायने होते हैं, कि आज़ादी क्या होती है। तो आसान सा जवाब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में से कहा जाता है,
क्या चारागाह में नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाने को आज़ादी कहते हैं? चारागाह में नन्हे बछड़े द्वारा उछल कूद मचाने को आज़ादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें कर्म का अभाव है, कि उसे पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 में से कहा जाता है, आज़ादी का अर्थ आपके विचार में क्या हो सकता है? कि आपको बताना है कि आज़ादी क्या होती है। आज़ादी में जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो उसे किसी तरह की आज़ादी नहीं कहा जा सकता। तो आसान सा जवाब है। तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे आंसर है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपको सवाल को समझना है और आपको आंसर करना है नंबर के हिसाब से, कि आपसे जो सवाल है कितने नंबर को पूछा जाता है, तो आपको उस नंबर के हिसाब से उसका जवाब देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।